चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले पर थोड़ा सा हम स्क्रीन शेयर कर दो सर। हाँ वो भी कर रहा हूँ बेटा। अभी तो स्क्रीन पे कुछ लिखा ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले हमने कुछ नंबर्स के बारे में स्टडी कर रखा है, उनको रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन से नंबर्स पढ़े थे आपने? सबसे पहले आपने पढ़े थे नेचुरल नंबर, यस, देन इंटीजर्स, देन फिर आपने पढ़े रेशनल नंबर, देन फिर आपने पढ़े इरेशनल नंबर, उसके बाद फिर आपने पढ़े रियल नंबर्स, है ना। और जब तक आप 10वीं में थे ये बोल दिया गया था कि भाई ये ही दुनिया है, इससे बाहर कोई दुनिया नहीं है। सही बात है ना। अब हम आपको इस दुनिया से भी बाहर लेके चलते हैं। इस दुनिया से बाहर का मीन्स ये हो गया भाई, सबसे पहले आपने घर पे रहना स्टार्ट किया, फिर आप घर से गांव की तरफ गए, आपका देखा कि भाई यहाँ गांव भी है, फिर आप अपने गांव से बाहर निकले, आप सिटी में गए तो बोला हाँ अभी और भी बड़ा है। फिर आपको थोड़ा सा पता चला कि भाई अभी तो डिस्ट्रिक्ट भी आता है, फिर उसके बाद स्टेट आता है, उसके बाद कंट्री है। फिर हमें ये लगा था कि बस इन सभी से ऊपर कंट्री है, फिर पता चला कि जैसे हमारी कंट्री है ऐसी तो और भी बहुत सारी कंट्रियां हैं। फिर पता चला कि इस पर जो अर्थ है इस पे बहुत सी कंट्री हैं। तो फिर लगा कि भाई सबसे बड़ी तो अर्थ ही है। उसके बाद फिर आप लोगों ने थोड़ी सी साइंस पढ़ी, और साइंस पढ़ने के बाद पता चला कि जैसा अर्थ है ऐसे ही और भी बहुत सी चीजें इस दुनिया में घूम रही हैं, है ना। सोलर सिस्टम के अंदर और भी बहुत सी चीजें हैं आपके पास। तो वही चीज हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रहे थे। जब आपने सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट किया मैथ में, तो आपको सबसे पहले सिखाई गई थी काउंटिंग। और काउंटिंग में ये बोल दिया गया था भाई 1 से लेके स्टार्ट कीजिए, और धीरे धीरे सिखाते सिखाते आपको ये बोल दिया था कि भाई आप जहां मर्जी तक लिखना चाहो इनको लिख सकते हो, काउंटिंग को। काउंटिंग कहीं पे भी खत्म नहीं होती। फिर थोड़ा सा आगे चल के हमने इसी काउंटिंग को नाम दे दिया था नेचुरल नंबर का। अच्छा, इसके बीच में एक नंबर रह गया, होल नंबर। फिर क्या हुआ, किसी ने इनसे पहले 0 लगा दिया, फिर यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया, बोला कि चलो काउंटिंग तो थी, अब तक आपने 0 को नहीं लिखा था कैसे भी करके, भैया तो कुछ है या नहीं होगा तो उसको कैसे लिखेंगे। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया था 0, और 1 2 3 4 आगे की तरफ चलता चला गया। मीन्स इसी काउंटिंग को आपने और बढ़ा दिया। अब कोई और आया, उसने यहाँ पे 0 1 2 3 ये काउंटिंग इधर जा रही थी, इसने बोला कि इसके सामने नेगेटिव साइन लगा के इधर भी लिख देते हैं, और इनको नाम दे दिया इंटीजर्स। फिर हमने रेशनल बना दिया, भाई ऐसे ही अगर नंबर्स को ऊपर नीचे लिख दे तो क्या आना चाहिए, रेशनल आ जाएगा। फिर बोले कि कुछ एक नंबर ऐसे है जिसको आप इस फॉर्म में भी नहीं लिख सकते, जैसे √2 है जिसको हमने बोल दिया इरेशनल। फिर बोले कि भाई ये जितने भी नंबर्स थे इन सभी को घोड़ा मिला के एक नंबर बना देते हैं, जिसको हमने बोल दिया रियल नंबर्स। ठीक है। और 10वीं तक जब हम पढ़ रहे थे 10th क्लास तक, तब तक हमने ये बोल दिया था कि भाई यही हमारे लिए सबसे बड़ी है, सारी दुनिया यही है। अब हम थोड़ा सा और आगे आ गए, और 10वीं और 9th और 10th क्लास में हम थ्योरम पढ़ के आए थे पोलिनोमियल से रिलेटेड, अगर आपको याद हो। पोलिनोमियल से नहीं है। नहीं है तो मैं दिला रहा हूँ यार। आपने ये बोला था बेटा, अगर आपके पास कोई भी पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, मीन्स a0 a1x a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, और प्लस a n और x रेज टू पावर n। आपने ये बोला था अगर आपके पास कोई भी पोलिनोमियल है n डिग्री की, देन इट हैव एट मोस्ट n जीरोस। मीन्स ज्यादा से ज्यादा इसके पास क्या रहेंगे भाई, n जीरोस रहेंगे। और हमने ये बोला था अगर कोई भी पोलिनोमियल है तो उसके पास जीरोस तो पक्का मिलेंगे, है ना। यस सर। तो अगर आपने बोला था भाई कोई भी पोलिनोमियल है या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो हम उसको रूट्स बोल देते हैं, जीरोस के लिए पोलिनोमियल के हम जीरोस यूज करते हैं। तो भाई आप बता दो,
आपकी ये कंडीशन थी कि अगर कोई भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी तो उसके पास रूट्स तो आएंगे। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी तो इसके पास ज्यादा से ज्यादा 2 रूट हो सकते हैं। अब अगर ये इक्वेशन है इसके पास रूट होने का मीन्स क्या हो गया भाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, नेगेटिव ऑफ 1 के। तो अब आप मेरे को एक ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने के बाद -1 आए। कोई भी नहीं है ऐसा नंबर। अभी तक हमने यही बोला था कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, और हमने ये बोला था ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है। हमने क्या बोला था, कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका रियल नंबर स्क्वायर करे नहीं तो है। माइनस में नंबर आए। हाँ, मीन्स ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करें तो नेगेटिव मिल जाए हमें। तो भाई रियल नंबर नहीं है। और दूसरी बात आपने ये बोली थी कि भाई अगर कोई पोलिनोमियल है या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके पास जीरोस तो पक्का मिलेंगे। तो हमारी जो दोनों बातें हैं वो ही एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही हैं अब, है ना। जो चीजें हमने बोल दी थी वही चीजें अब एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करने लग गई। हाँ। और दूसरी चीज अगर मैं थोड़ा सा और रिवाइज करवाऊं आपको, तो एक चीज ये थी जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ रहे थे, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। देन इसमें एक कंडीशन आई थी हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अगर ये लेस देन 0 था तो हमने लिखा था नो रियल रूट्स। मीन्स अगर ऐसी कोई इक्वेशन है तो उस इक्वेशन के पास कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। हमने इसके बारे में बोल दिया था। और अगर कोई भी रियल रूट इस इक्वेशन के पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दूसरी बार हमने ये बोला था कि यहाँ पे कि भाई जो भी आपके पास है उसके पास एटमोस्ट n जीरोस तो रहेंगे ही। तो ये दोनों बातें तो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही थी। इसी कंट्राडिक्शन को खत्म करने के लिए हमारे पास इंट्रोड्यूस हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इट मींस एक कोई ना कोई ऐसा नंबर तो है पक्का जिसका स्क्वायर करने के बाद क्या मिलेगा, -1। तो देखो अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगा भाई, अंडर द रूट -1। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं, हमारा आया x इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1। अब देखो एक नंबर मेरे पास ऐसा है जिसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो मेरे को -1 मिल जाएगा। यस सर। तो बेटा ये जो अंडर द रूट -1 है, इसी नंबर को हमने एक नंबर से लिखा आयोटा। इसको क्या बोलते हैं, आयोटा। और आयोटा किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, आयोटा इज इक्वल्स टू अंडर द रूट -1। मींस अंडर रूट के अंदर आपको नेगेटिव साइन अगर कहीं पे भी दिख जाएगा ना, इट मींस वहां पे आयोटा आना चाहिए। अब तो मेरे पास एक नंबर आ गया भाई, किस तरह से कि आयोटा अगर मेरे पास अंडर द रूट -1 है और मैं आयोटा का अगर स्क्वायर करता हूं तो इट मींस यहाँ के नंबर का भी स्क्वायर करना है, -1 आएगा फिर। तो यहाँ से आ जाएगा -1। ठीक है। और अगर मेरे को आयोटा क्यूब करना है तो भाई क्या करना पड़ेगा, आयोटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आयोटा से। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं वापस से आयोटा से। भाई -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा। और आयोटा रेज टू पावर 4, तो आयोटा रेज टू पावर 4 का मीन्स तो क्या हो गया, आयोटा क्यूब, या फिर मैं आयोटा स्क्वायर को आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं। आयोटा स्क्वायर का मीन्स -1, यहाँ पे -1, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 1। तो देखिए एक चीज यहाँ से, चलो नेक्स्ट पे करते हैं। हमें जो देखने को मिली यहाँ पे वो थी बेटा आयोटा इज इक्वल्स टू अंडर द रूट -1। देन अगर आपने आयोटा स्क्वायर किया तो वो आ गया -1 के इक्वल। आयोटा की पावर 3 करते हैं हम तो ये आई थी हमारे तो पास -1। माइनस आयोटा। और आयोटा रेज टू पावर अगर हम 4 करते हैं तो ये आ गया था 1। इसी नंबर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं।
अगर मैं आयोटा रेज टू पावर 5 करता हूं कहीं पे, तो इट मीन्स क्या होगा भाई, आयोटा रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 1, देन आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना हो गया आयोटा। आयोटा रेज टू पावर 6 को लिख सकते हैं हम आयोटा रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर, आयोटा रेज टू पावर 4 is equals to 1 and iota square is equals to -1, then iota raised to power 6 is a -1. Iota raised to power 7 is equals to iota raised to power 4 into iota raised to power 3. ये 1 था, iota cube is equals to minus iota, तो यहाँ पे माइनस आयोटा आ जाएगा। एंड आयोटा रेज टू पावर अगर हम 8 के बारे में बात करते हैं तो आयोटा रेज टू पावर 4 इंटू आयोटा रेज टू पावर 4, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, वापस से क्या गया 1। चलो एक बार और कर लेते हैं, आयोटा रेज टू पावर 9, तो भाई ये हो जाएगा आयोटा रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा रेज टू पावर 8 इज 1 और मल्टीप्लाई बाय आयोटा गिव्स अस आयोटा। आयोटा रेज टू पावर 10 is equals to iota raised to power 8 into iota square, iota raised to power 8 is 1 and iota square is equals to -1. iota raised to power 11 बात करें तो ये आ जाएगा iota raised to power 8 multiply by iota raised to power 3, that is minus iota. And iota raised to power 12 अगर आप बात करोगे तो iota raised to power 8 multiply by iota raised to power 4 which is equals to 1. यस, यहां से एक चीज ऑब्जर्व करने की थी, वो क्या है भाई, देखो जैसे ही मेरे पास आयोटा रेज टू पावर 4 आया यहाँ पे 1 हो गया, आयोटा रेज टू पावर 8 आते ही फिर से 1 हो गया, आयोटा रेज टू पावर 12 आते ही वापस से वैल्यू क्या हो गई 1। अब देखो जो चीज ऑब्जर्व की थी वो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इट मीन्स अगर हम ये देखें आयोटा की पावर में 4 मल्टीप्लाई बाई कोई भी नंबर आ रहा है, इट मीन्स ये किसके इक्वल होगा भाई 1 के। दूसरी चीज अगर आप यहां से देखोगे तो भाई 1 से लेके 4 तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे अगर आपसे कोई ये बोल दे भाई आयोटा रेज टू पावर 29 की वैल्यू बताओ क्या आएगी, यस बड़ी सी वैल्यू पूछ ली ये कितनी होगी, तो भाई सभी तो कैलकुलेट करते हुए नहीं जाएंगे हम, तो हम 28 के सबसे पास वाला ऐसा नंबर देखेंगे जो 4 की टेबल में आता है, तो भाई 4 की टेबल में आने वाला सबसे पास का नंबर कौन सा था 28, तो आयोटा रेज टू पावर 28 बना देते हैं और साथ में कितनी पावर एक्स्ट्रा बच गई यहाँ पे 1, तो मल्टीप्लाई में कर देते हैं आयोटा रेज टू पावर 1, बिकॉज जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। आयोटा रेज टू पावर 28 भाई 4 की मल्टीपल आ गया ना यहाँ पे, 4 का जैसे ही मल्टीपल आया यहाँ पे आप लिखोगे 1 और मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो आयोटा रेज टू पावर 29 की वैल्यू कितनी हो गई आयोटा, कैलकुलेट कर सकते हैं। यस और भी कोई बड़ा नंबर दे सकता आपसे, आयोटा रेज टू पावर 282, अब अगर इसकी वैल्यू फाइंड करवाए तो भाई 282 के सबसे पास्ट में बिल्कुल इसके नियर बाय में जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा वो कौन सा है 280 है ना, और 280 से कितना ज्यादा रह गया ये 2 तो एक बार मल्टीप्लाई में कर लेंगे आयोटा रेज टू पावर 2, तो भाई आयोटा रेज टू आएगा, देखो 280 को लिख सकते हैं हम आयोटा रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 70 होशियार -1, यस सर, आयोटा रेज टू पावर 4 इसकी वैल्यू 1 और उसकी पावर कितनी भी करेंगे वापस से 1 रहेगी, मल्टीप्लाई बाई -1 कितना आ जाएगा -1। क्लियर हो गई ये चीज, इसमें कोई कंफ्यूजन हो है भाई किसी को, अब देखो अगर नहीं है तो नेक्स्ट चलते हैं।
अब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बात करें, भाई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? एन नंबर या एनी नंबर ऑफ द फॉर्म कोई भी नंबर जो आपको इस फॉर्म का दिखे भाई, a प्लस आयोटा b इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कोई भी नंबर जो आपको इस फॉर्म में दिखे भाई a प्लस आयोटा b, जहां पे a और b क्या है? a एंड b आर रियल नंबर्स। a और b क्या है भाई आपके पास? रियल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आप लिख सकते हो 2 प्लस 3 आयोटा, नेगेटिव ऑफ 2 प्लस 5 आयोटा, -10 -7 आयोटा। ये सभी जो आपके पास है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो देखिए एक तो यहाँ पे चीज समझने की है भाई, हमने ए और बी के बारे में कुछ स्पेशल बोला भाई किस टाइप के होने चाहिए किस टाइप के नहीं, हमने तो बस ये बोला ये रियल नंबर होने चाहिए। यस सर। तो हमने कहीं पे मना किया कि ए और बी जीरो नहीं हो सकते? नो सर। हमने कहीं पे ऐसा कुछ मना नहीं किया ना। तो यहीं से अगर हम इसको देखें, इसको इस तरह से लिख रहा हूं, इफ, और ये जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम जेड से लिख देते हैं। कई बार मीन्स इसको एक सिंपल नंबर से डिनोट करना हो तो हम इसको जेड लिख देते हैं। जेड इज इक्वल्स टू, जिसका मीन्स होगा ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, अब देखिए अगर मैंने ये लिखा है जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी, तो इसमें मैं बोलता हूं इफ ए इज इक्वल्स टू 0, देन जो जेड की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी भाई? 0 प्लस आयोटा बी की वैल्यू कुछ भी हो, और भाई किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आयोटा बी ही आएगा। आयोटा बी आएगा। तो ये जो नंबर है ना भाई आपके पास, जिसमें ओनली आयोटा बी दिखाई दे, दूसरा रियल नंबर नहीं दिखाई दे, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। मीन्स इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, ये बिल्कुल प्योर है, इसको प्योर इमेजिनरी नंबर बोल देते हैं। ठीक है, और यदि अगर आपके पास b की वैल्यू 0 हो जाए, देन z किसके इक्वल आ जाएगा भाई? a प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 0, और 0 को चाहे इज भाई इक्वल्स टू ए। किसी से भी मल्टीप्लाई करो ये a आएगा, तो इसको हम बोल देते हैं वापस से रियल नंबर। इट मीन्स जो भी रियल नंबर है वो सभी क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। जो भी रियल नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे आपके पास? कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे। बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर नीड नॉट टू बी रियल। रियल नंबर। हाँ, तो हम यहां से बोल सकते हैं एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कॉम्प्लेक्स बट नंबर इज नॉट रियल नंबर। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर need not to be real। है ना? सिंपल सी बात यह कि सभी रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स होंगे, बट सभी कॉम्प्लेक्स नंबर जरूरी नहीं हो रियल हो। कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर है जो रियल हो जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो रियल नहीं होते। समझ आ गया? एक
Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? संयम? नो सर। No, sir. देखिए तो अब भाई आपके पास अगर मैं दो नंबर्स ले रहा हूँ Z1 और Z2, ठीक है, ये मैंने बोल दिया भाई A1 प्लस आयोटा B1, और दूसरा मेरे पास Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मैंने बोल दिया A2 प्लस आयोटा B2। क्लियर? अब अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई इफ Z1 इज इक्वल्स टू Z2, ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, मींस अगर आपको ये बताया गया भाई Z1 Z2 इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब A1 इक्वल होगा A2 के एंड B1 इक्वल होगा B1 इक्वल्स टू B2 B2। के। अगर इन दोनों में से एक भी अनइक्वल हो जाएगा देन हम Z1 और Z2 को इक्वल नहीं बोलेंगे। मींस अगर आपको ये चेक करना भाई दो नंबर्स इक्वल है या नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप उनके रियल पार्ट्स को चेक करोगे और इमेजिनरी पार्ट्स को चेक करोगे। अगर रियल पार्ट रियल के इक्वल हो, रियल पार्ट कौन सा बोलते हैं भाई? A1 A2। नहीं, रियल पार्ट ये जो है इसको बोलते हैं रियल पार्ट ए। वही बोला मैंने, उसमें A1 और A2 था। हाँ, और यहाँ पे ये है जो आपके पास, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रियल पार्ट्स कौन कौन से हैं? A1 एंड A2। इमेजिनरी में कौन सा आएगा? B1 और B2। तो रियल आपस में इक्वल होना चाहिए और इमेजिनरी भी आपस में इक्वल होना चाहिए। ओनली उसी केस में हम बोल पाएंगे Z1 इज इक्वल्स टू होगा Z2 के। ठीक है, फिर अगर हम बात करें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने के बारे में, मींस Z1 प्लस Z2 के बारे में, इट मींस आप करोगे A1 प्लस आयोटा B1, इसको ऐड किसके साथ? A2 प्लस आयोटा B2 के साथ। तो भाई अगर आपको ऐड करना है तो वही काम आएगा दोबारा से, रियल में रियल को ऐड करना है, इमेजिनरी में इमेजिनरी को। तो आ जाएगा A1 प्लस A2, फिर प्लस में आयोटा बाहर रख लेते हैं B1 प्लस B2। और अगर आपको ये सब्ट्रैक्ट करने हैं देन सब्ट्रैक्ट में भी आप यही करोगे। सॉरी यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पे भी आ जाएगा नेगेटिव। मीन्स इमेजिनरी में से इमेजिनरी वाला माइनस करोगे और रियल में से रियल वाला माइनस करोगे। आराम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। Yes, sir. अब अगर हम आगे बात करें तो आगे हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, चलो पहले एडिशन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन का मीन्स हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एडिशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आते हैं बेटा हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है? सबसे पहले इसको समझिए। क्लोजर प्रॉपर्टी का मीन्स ये है कि भाई अगर आपके पास कोई भी दो, मीन्स Z1 और Z2 मेरे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इनको ऐड करने के बाद एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जिसको हम बोल देते हैं Z3। तो ये जो Z3 होगा ये भी वापस से क्या मिलेगा आपको? कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। क्लोजर का सीधा सा मीन्स ये है जैसे नंबर्स को आपने ऐड किया है सेम वैसा ही टाइप का आपको जो रिजल्ट ऑब्टेन्ड होगा वो भी होगा। इट मीन्स द सम ऑफ, क्लोजर प्रॉपर्टी का मीन्स क्या हो गया? द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स is also a complex number। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सम है वो आपके पास वापस से कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, तो इसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी।
और क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो है कोम्यूटेटिव। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए अगर मेरे पास Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम दोनों को ऐड करते हैं और एक बार हमने Z2 में Z1 को ऐड किया है तो इनको आगे पीछे रखने से कोई इफेक्ट नहीं होगा इनके सम पे, मीन सेम नंबर आपको ऑब्टेन हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है क्लोजर, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेड। यस, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद अगर हम बात करें देन हमारे पास आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी होगी भाई, अगर मेरे पास एक Z1, Z2 और Z3 तीन आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, हमने तीनों को ऐड किया, बस एक ब्रैकेट रख दिया हमने Z1 Z2 में पहले, देन हमने Z3 ऐड कर दिया, तो कोम्यूटेटिव में आपने इनको ऑर्डर चेंज कर दिया था। एसोसिएटिव में ये सेम रहेगा, बस जो आपने यहाँ पे ब्रैकेट यूज किया है ये ब्रैकेट आगे शिफ्ट हो जाएगा। मीन्स इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई पहले आपने कौन से नंबर्स को ऐड किया था, मीन्स आगे पीछे भी लिखे हैं तो कैसे भी आप ऐड कर दीजिए, उनको ऐड करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा आपके पास वो सेम ही आएगा। इसको बोला जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है सर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। बेटा एडिटिव आइडेंटिटी का मीन्स ये कि अगर मेरे पास Z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें ऐसा क्या नंबर ऐड किया जाए कि वापस से यही नंबर मिल जाए। तो भाई क्या नंबर ऐड करने से सेम नंबर मिलेगा, 0 या फिर 1? वन, जीरो। 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 और यहाँ पे जीरो का मीन्स हो गया भाई 0 प्लस आयोटा 0, है ना, ए की वैल्यू भी 0 और बी की वैल्यू भी 0 थी यहाँ पे। तो अगर मैं एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में बात करूंगा तो एडिटिव आइडेंटिटी कौन हो गया इसकी, 0। यस। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मीन्स ये है भाई, देखो अगर हमारे पास Z कोई भी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया हमने Z के, ठीक है, तो प्लस इसमें ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए आपको। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी आपके पास, 0। तो यहाँ पे जो नंबर आपने Z लिखा है उस Z की जगह Z में क्या ऐड करें, नेगेटिव। नेगेटिव ऑफ Z। नेगेटिव जेड। यस, इट मीन्स अगर Z आपके पास A प्लस आयोटा B है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, नेगेटिव Z। और नेगेटिव Z का मीन्स होगा भाई माइनस A और माइनस आयोटा B। ये इसका हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। क्लियर? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलो तो एक बात बताओ, हमने डिफरेंस भी पढ़ा था क्या, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव और नॉट, कम्यूटेटिव होगा या नहीं? मीन्स क्या Z1 माइनस Z2 इक्वल होगा Z2 माइनस Z1? नहीं होगा। तो एडिशन कम्यूटेटिव होता है, डिफरेंस कम्यूटेटिव नहीं होगा। नहीं होता। ठीक है ना, चले नेक्स्ट पे। यस सर। चलो अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। मल्टीप्लीकेशन ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो भाई देखिए, अगर Z1 हमारे पास a प्लस आयोटा b है और Z2 हम चलो c प्लस आयोटा d ले लेते हैं, अगर हमने ऐसे लिख लिया तो अब आपको क्या करना है, Z1 को मल्टीप्लाई करना है Z2 के साथ। तो भाई a प्लस आयोटा b को मल्टीप्लाई करना है किससे, c प्लस आयोटा d से। भाई आपने इस टाइप के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया है? यस सर। वही सेम पैटर्न फॉलो करते हैं हम यहाँ पे, ज्यादा कुछ नहीं करते। सबसे पहले a को दोनों जगह मल्टीप्लाई करते हैं। भाई a को c के साथ मल्टीप्लाई किया तो ac हो गया यहाँ पे। देन a को d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा साथ था तो आयोटा a टाइम्स d हो गया साथ। फिर हम आयोटा b को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आएगा आयोटा b इंटू सी। फिर प्लस में आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, भाई आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, b को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू डी आ जाएगा। ठीक है, यस सर। अब इसमें रियल पार्ट्स को एक जगह लिख लेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को एक जगह। उसके लिए देखो यहाँ पे आयोटा कॉमन है दोनों जगह से, तो आयोटा बाहर लिख लेते हैं। यहाँ पे आ गया ए डी प्लस बी सी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, -1, तो यहाँ पे हो गया -1 और -1 को बी डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी डी हो जाएगा। देयरफॉर आपके पास अगर Z1 और Z2 है तो इसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास आएगा ए सी माइनस बी डी, फिर प्लस में आयोटा ए डी प्लस बी सी। ठीक है सर। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। अब जैसे हमने एडिशन के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ऐसे मल्टीप्लिकेशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर कर रहे हो तो सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हो तो ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा ना। भाई आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, उनको मल्टीप्लाई करने से भी आपको वापस से क्या मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। यस सर। तो सबसे पहले तो हमारा यही है क्लोजर। सबसे पहली तो है वो क्लोजर है, मीन्स प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज a complex number. यस सर। Product of two complex numbers is also a complex number. Second वही commutative, ठीक है। कॉम्यूटेटिव का मीन्स क्या हो गया, अगर मैं Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करता हूँ या फिर Z2 को Z1 Z1 से से, सेम तो आएगा। ये दोनों रिजल्ट सेम आएंगे। थर्ड वन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में वही तीन रखने हैं आपको सेम, Z1 into बस Z2 Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इज इक्वल्स टू Z1 इंटू, बस इस ब्रैकेट को आगे शिफ्ट कर देना है। ठीक है, हाँ। अब आता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें 0 की जगह 1 आ जाएगा। हाँ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो भाई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मीन्स हो गया, जेड को अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि यही वापस आ जाए। 1। तो यहाँ पे आएगा बेटा 1 और इमेजिनरी पार्ट होता है यहाँ पे 0, तो इसको लिख देते हैं 1 प्लस 0 आयोटा। है तो सिंपल ये 1 ही, तो यहाँ पे अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, इसके नेक्स्ट बात करते हैं जो आपके पास है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लेटिव इनवर्स नहीं आएगा। अच्छा, आइडेंटिटी हुई थी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बात करते हैं। तो भाई देखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मीन्स क्या हो गया, जेड को अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो थी हमारे पास 1, तो ये 1 आ जाए। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 1 से नहीं, 1 से नहीं, पता नहीं। तो भाई जेड को अगर आपको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन जेड। जेड से मल्टीप्लाई। यस सर। ठीक है, तो अगर हम इनवर्स की बात में बात कर रहे हैं तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं बेटा, जेड, जेड के ऊपर -1 इज इक्वल्स टू 1 बाई जेड, तो इसको बोल देते हैं इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्यों आया जेड के ऊपर? क्या जेड के ऊपर -1 क्यों आया? इसी को इनवर्स के लिए डिनोट कर देते हैं। देखो यहाँ से पावर नीचे से ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे 1 के ऊपर कितना होगी, -1। -1। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता है, जो मल्टीप्लीकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव का मीन्स दोनों का 2 3 4 5 जितने भी है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। कैसे? अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 और Z3 थे जिनको आपने ऐड कर रखा था, तो ये जो Z1 है ये इन दोनों के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, Z1 Z2 और बीच में प्लस का साइन, Z1 मल्टीप्लाई बाई Z3। ठीक है, चाहे आप इनको ऐसे लिख लो भाई, Z1 Z2 और इधर से Z3 मल्टीप्लाई कर रखा है, उससे भी कोई फर्क नहीं आएगा, Z1 Z3 हो जाएगा प्लस में Z2 और Z3 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। नहीं है? चलो तो इतना कर लोगे कल? यस सर। चलो इतना करो, फिर आगे का हम कल बात करते हैं, फिर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है सर। हाँ। और कोई डाउट हो इतने में तो वो बताइए। अभी तक नहीं है। संयम समझ आ गया?